ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसने उस दिन गोलियों की दिल दहला देने वाली आवाज नहीं सुनी होगी। ये वो वक्त था जब न्यूयॉर्क में माफिया और क्रिमिनल्स का बोलबाला था। वो दोपहर थी, शनिवार की, दिन था दिसंबर 22, सिर्फ 3 दिन पहले क्रिसमस के, और सन था 1984। बर्नार्ड गोएट्स, एक इंट्रोवर्ट डिवोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, अपने मैनहट्टन के घर से कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक्स पीने जा रहे थे। लेकिन उस दिन जो घटना उनके और 4 और नौजवानों के साथ घटने वाली थी, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। किसी नॉर्मल सबवे ट्रैवलर की तरह वो भी मेट्रो में चढ़ जाते हैं और जाकर बोगी नंबर 7567 में बैठ जाते हैं। उनसे कुछ ही दूर पर 4 अफ्रीकन अमेरिकन टीनेजर्स बैठकर बातें कर रहे होते हैं और उनको घूर रहे होते हैं, जिनमें से एक उन्हें अप्रोच करता है और $5 की डिमांड करता है। 4 नौजवान जिनको गोली लगती हैं, उनमें से सबसे पहले जिन्होंने गोएट्स को अप्रोच किया होता है, उनका नाम होता है ट्रॉय कैंटी, जिनको सीने में गोली लगती है। और उन्हीं के साथ होते हैं बैरी एलन, जिनको पीठ पे पिछली तरफ गोली लगती है। और तीसरे होते हैं उनके दोस्त जेम्स रैमसोर, जिनको उनकी बाजू में और सीने पर गोली लगती है। और चारों में से जो सबसे ज्यादा गंभीर अवस्था में पाए जाते हैं, उनका नाम होता है डेरिल कैबी। ये वही है जिनकी रीढ़ की हड्डी पे गोली लगती है और वो बाकी जिंदगी के लिए पैरालाइज रहेंगे और काफी टाइम तक वो कोमा में भी रहते हैं। और इन्हीं का कन्फेशन, इन्हीं को गोली मारने का कन्फेशन गोएट्स की फाइनल हियरिंग में उनके खिलाफ काफी दिक्कतें खड़ी करता है। इस डर में कि उनके साथ कोई लूटपाट होने वाली है, गोएट्स अपनी 38 कैलिबर बिना लाइसेंस की बंदूक निकालते हैं और उससे गोलियां बरसाना चालू कर देते हैं। चारों को गोली मारने के बाद गोएट्स वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और एक सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या जो उन्होंने किया वो सही था। क्या वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, या फिर वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सेल्फ डिफेंस में ऐसे कदम उठाए। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं। मैं चाहता तो अपने वकील तक को यहां पे बुला सकता था, लेकिन मैंने नहीं बुलाया। अगर आप सच्चाई नहीं सुन सकते तो ये जान लीजिए कि अगर आपको इतना छोटा महसूस करवा दिया जाए कि आप जानवरों जैसा फील करने लगे, जानवरों की तरह इस शहर में कैसे रह पाएंगे आप। मैं सिर्फ सांस लेने के लिए तरस रहा था, तो आप कैसे जिएंगे। अब सोच लीजिए, अगर आपको एक चूहे की तरह बार बार सुई चुभाई जाए, आपको एक कोने में कर दिया जाए, तो वो भी काटेगा। मैं परेशान था और उसी चूहे की तरह दबाया हुआ महसूस करता था, इसलिए मैं भी खूंखार हो गया। और उसके बाद आपको कोई हक नहीं है कि आप सही गलत की बात करें। और मैंने कई बार अपनी बंदूक से लोगों को डराने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी मेरे साथ लूटपाट होती रही। पर उस दिन मैंने अपना आपा खो दिया। मैं तैयार था। अगर मेरे पास ज्यादा गोलियां होती तो मैं उनका प्रयोग करता, पर दिक्कत यही थी कि मेरे पास ज्यादा गोलियां नहीं थी। मेरा मन तो एक की आंखें बाहर निकालने का था। मैं जानता हूं कि आप मेरी भावना नहीं समझ पाएंगे। मैं गोली मारने के बाद उनको चेक करने गया और वो हिल नहीं रहे थे। आपको मैं किसी निर्दयी खूनी की तरह लगूंगा, क्योंकि मैं ऐसे ही फील कर रहा था। उसके बाद मैंने बाकी 2 को देखने गया, तो उसमें से एक इंसान अभी भी ठीक लग रहा था, तो उसे मैंने एक बार फिर से गोली मारी ताकि वो जिंदा ना रहे। जो भी कदम मैंने उठाए, मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। अगर बार बार किसी के साथ ऐसा होता रहे, बार बार किसी को लूटा जाए, तो वो भी ऐसे ही कदम उठाएगा, वो भी गोली चलाने पे मजबूर हो जाएगा। और मैं 10 बार 1000 बार ऐसा ही करूंगा। बार बार अगर मुझे कोई डराएगा तो मैं उसे गोली मारूंगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही किया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने कई वर्ग के लोगों को बांट कर रख दिया था, क्योंकि ऐसा कोई ही होगा जिसने उस समय पर क्रिमिनल्स का सामना नहीं किया होगा। गोएट्स के केस में 10 जूरी मेंबर्स थे, जिसमें से 10 गोरे और 2 अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय के थे। उनके ऊपर से मर्डर चार्जेस हटा दिए जाते हैं और उन पर इलीगल बंदूक का ही मुकदमा चलता है,
जिसके लिए उन्हें 1 साल की सजा भी होती है। गोएट्स की परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद उन पर एक सिविल केस और दर्ज किया जाता है डैरिल कैबी की तरफ से, जिन्हें उन्होंने दोबारा गोली मारी थी और जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया था। इस केस में जूरी फैसला कैबी की सहमति में दे सुनाती है और गोएट्स को 43 मिलियन यानी कि 43 मिलियन का जुर्माना अदा करने को कहती है। लेकिन गोएट्स जल्द ही कंगाली घोषित कर देते हैं और जजेस को बता देते हैं कि वो ये राशि नहीं भर पाएंगे। इस केस को जैसे मीडिया में दर्शाया गया, उससे एक बात साबित हो जाती है कि मीडिया अगर चाहे तो बेगुनाह को गुनहगार और गुनहगार को बेगुनाह साबित करने की हिम्मत रखती है। पर सवाल यह है कि मीडिया को ऐसे क्या करना चाहिए? क्या कोई रूल बुक नहीं है जो मीडिया को फॉलो करनी चाहिए? और ऐसे मीडिया ट्रायल से क्या असर पड़ता है हमारे समाज पर?